हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यूपी पुलिस द्वारा एएसआई क्लर्क रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हैं, ये सारा ही कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या सिलेबस है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर आप तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, जेई, नीट, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए आपका अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही आप मल्टीपल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, हर कैटेगरी में जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उनसे अच्छे से तैयारी करके पढ़ सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं पहली ही बार में। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो याद रखिएगा आपसे कोड पूछा जाएगा, वहां पर आपको PMYT अप्लाई करना है। आप PMYT अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, PMYT नोट करके रख लो। PMYT पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है आपका, कहीं भी आपको अप्लाई करना हो आप PMYT अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सी आपकी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपकी वेबसाइट है UPPB.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी निकाली गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों पर सीधी भर्ती 2020। तो ये आपकी वैकेंसीज निकली हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स। ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकरण आरंभ करने की तिथि कब से स्टार्ट होगा, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 1 मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करना। एंड डेट क्या है, एंड डेट है आपकी 31 मई। तो 31 मई का तो आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा और जल्दी ही फिल कर दीजिएगा। एंड डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको। आवेदन शुल्क यानी कि जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी रखी गई है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 निर्धारित किया गया है। ₹400 आपकी एप्लीकेशन फी है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या सिलेबस है, बाकी चीज हम देख लेते हैं। मेन चीज जो है आपके कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 1 मई से होंगे, 31 मई तक आप फिल कर सकते हैं। 400 आपकी एप्लीकेशन फी है। यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं। पहला है आपका पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह का। पे बैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 9300 से लेकर 34,800। ग्रेड पे 4200 हो गया, लेवल 6 हो गया। और कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर ये दे रखा है। उसके बाद आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह का, यहाँ भी पे बैंड 5200, 20,200, ग्रेड पे 2800। और फिर यहाँ पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह का पे बैंड आपका 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे आपका 2800, लेवल 5। टोटल हम देखें कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल आपके पास है 1277। 1277 आपके पास टोटल वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज भी कम नहीं है, काफी वैकेंसीज हैं। आप अच्छे से तैयारी करो और आप अच्छे से तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन कितने लोगों का, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तीनों ही पोजीशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपके दे रखी हैं। यहाँ आप देख लीजिएगा इस टेबल में। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से ये देख लिया कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं इनके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है इसमें। पहला है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। तो यानी कि आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकर, इंस्क्रिप्ट की कीबोर्ड पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगी गई है इसमें 25 वर्ड्स और 30 वर्ड्स। तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। तो ये भी आपसे इसमें मांगा गया है शॉर्ट हैंड। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान निलित सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता
निर्धारित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनको क्वालीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके साथ ही दूसरी आपकी पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए। इसमें भी सेम आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है और यहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आपके इसके लिए मांगी गई हैं। फिर आगे देखते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। यहाँ पर भी सेम आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण हिंदी की मांगी गई है, इंग्लिश की नहीं मांगी गई है यहाँ पर और ओ लेवल सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, जो काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम ग्रेजुएट नहीं हुए हैं अभी, फाइनल ईयर में हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है, तो हम क्या भर सकते हैं इस फॉर्म को या नहीं भर सकते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिफ़ाई इन्होंने किया हुआ है, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग छात्र अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब क्या है कि जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, यानी कि 31 मई है, तब तक जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी गई हैं, वो सारी तब तक आपकी हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट 31 मई से पहले आपका आ जाना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका 31 मई से पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है या आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। फिर है आपका आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाने होंगे वहाँ पे। जो एक नीट को ओ लेवल परीक्षा की समकक्षता विषयक विवरण परिशिष्ट 2 पर है। अब आगे चलते हैं। अधिमानी अर्हताएं, ये हो गई आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने ये सब किया हो। ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको ये सब करना है, लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आपको ऊपर रखा जाएगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या क्या पॉइंट्स हैं? डीओई डीओए डबल सी और NIE-LIT सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये चारों ही आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, इसे आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसमें क्या क्या बोला गया है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख क्या क्या इसमें मांगा गया है। अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो, तो इनमें से कोई आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो तो वो सारी यहाँ दी हुई हैं। और जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, या अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र हो गया, या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हो गए तो उसका प्रमाण पत्र हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या-क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आयु की हम बात करें कि एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, तो यहाँ पर लिखा गया है भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। यानी कि मिनिमम एज आपकी हो गई 21 और मैक्सिमम आपकी हो गई 28। और ये आपको कौन सी डेट से देखनी है? ये आपको देखनी है 1 जुलाई 2021 से। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1993 से पूर्व एवं 1 जुलाई 2000 के बाद ना हुआ हो। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी छूट मिलती है एज लिमिट में, वो सारी यहाँ पर दी हुई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो जो जो आपकी अलग अलग जातियां हैं उनके जितनी जितनी छूट दी हुई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी भर्ती की प्रक्रिया, कैसे भर्ती होगी, कैसे आपका एग्जाम लिया जाएगा। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। इसमें आपकी पहले तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी,
ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा? 400 मार्क्स का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होंगे, तो आपके 400 मार्क्स बन गए। पहला सब्जेक्ट क्या होगा? पहला होगा आपका सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान, ये आपका 100 मार्क्स का। फिर आपका होगा सामान्य जानकारी या फिर सामयिक विषय, ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। फिर आपका होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और फिर आपका होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्ध लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ऐसे आपका 400 मार्क्स का ये पूरा ऑनलाइन एग्जाम हो गया। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35% मार्क्स तो ऑब्टेन करने ही करने हैं और साथ ही टोटल मिला के कम से कम आपको 40% मार्क्स प्राप्त करने हैं, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। या अगर आपका एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल शिफ्ट्स आपकी कराई जाती हैं, मल्टीपल डेज में कराई जाती हैं, तब आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके बाद हम देखते हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। उसके बाद इस एग्जाम के बाद आपका फिजिकल एग्जाम होता है। उसमें क्या होगा? उसमें आपके अलग अलग दे रखी हैं कंडीशंस, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक परीक्षण के मानक क्या क्या मांगा गया है। फिजिकल में आपका ऊंचाई मांगी गई है। एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है, ये मेल्स के लिए है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही आपको देखने हैं। सीना कितना? सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद हम देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई बोली गई है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वजन भी आपसे बोला गया है। वजन कितना है? महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन रहेगा। 40 किलो मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। ये सारी फिजिकल की हो गई बात। अब आता है आपका जो कंप्यूटर टेस्ट आपका लिया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थी से अहकारी प्रकृति की कंप्यूटर अंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं, फिर आपका ये कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टंकन की अहर्कारी गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर स्पीड मांगी जाएगी। जैसे हमने पहले भी देखा था, सबके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्पीड थी, तो वो आपका कराया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची। तो फाइनल चयन कैसे किया जाएगा? ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कंप्यूटर टंकन परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल प्रासामान्यीकृत अंकों के श्रेष्ठता क्रम और उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर प्रत्येक पद के लिए आरक्षित नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के अनुसार विद्यार्थियों का चयन सूची तैयार की जाएगी और उसे चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागस्थ को संस्तुति सहित परीक्षित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यानी कि पहला आपका हो गया ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद आपका हो गया फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका हो गया कंप्यूटर टेस्ट जिसमें टाइपिंग वगैरह कराई जाएगी। अगर आप ये सारी चीजें क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एक जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स आए थे उस अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो आपके क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी आपके ऐड होंगे। फिर देखा जाएगा कि आपको जो आपकी कट ऑफ निकाली जाती है उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, फिर आपका सिलेक्शन होगा।
आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या-क्या है, यहाँ से पूरी टेबल में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन कैसे-कैसे है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेबसाइट है आपकी upppb.gov.in, उस वेबसाइट पर जाना है और आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा upppb.gov.in आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको फॉर्म फिल करना है। ये सब बात कर ली हमने, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा एग्ज़ाम का, कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, कितनी फीस रहेगी, कितनी एज लिमिट है, कौन-कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस माँगी गई हैं, कौन सी डिज़ायरेबल है, वो सब हमने देख लिया। अब बात आती है सिलेबस क्या है? एग्ज़ाम होगा तो भई सिलेबस तो हमें पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है? सिलेबस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स हमने देख लिए थे 100 मार्क्स के आपके 4 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। तो उसमें जो आपका पहला है जनरल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी का आपका ये रहा और कंप्यूटर नॉलेज का पूरा ये रहा आपका सिलेबस। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स, ये भी आपका नॉर्मली हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, तो ये कुछ अलग नहीं है। जिस भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, तो सारा सेम ही आपका लगभग सिलेबस है। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो आप बोलते हैं कि मैथ्स आ गया या फिर रीजनिंग आ गया, वो सारा आपका यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको आता ही होगा, ये सब आप पढ़ ही रहे होंगे। फिर आपका आता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर आईक्यू टेस्ट या फिर रीजनिंग। तो इसमें भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके आपके पढ़े हुए होंगे। रीजनिंग में आप देख सकते हैं आईक्यू टेस्ट में और आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये हो गया पूरा आपका सिलेबस। इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपको कितना सिलेबस आता है, कितना रह गया है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है या नहीं भी आपको कुछ आता है, तो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे, अलग-अलग कैटेगरीज़ में, जिस कैटेगरी में चाहोगे। जैसे हम यहाँ पर देखें, एसएससी की कैटेगरी की हम बात करें तो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जिनके अलग-अलग बैचेज़ लॉन्च हो रहे हैं 31st मार्च से और अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो केवल वही बैच मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कभी भी जब मन चाहे तब देखो। रिकॉर्डेड कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएँगे, बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, ये सारे बैचेज़ होगा, इसी अकॉर्डिंग आपके हर कैटेगरी में बैचेज़ आपको मिल जाएँगे, जिस बैच में चाहो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं, क्विज़ेज़ भी होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रॉपर रिवीजन कराया जाता है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, कंप्लीट रिवीजन बैच फॉर एसएससी सीरियल। एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो रिवीजन बैच आपका हो गया। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सारे ही आपके इंक्लूड होते हैं। ड्यूरेशन भी आपका फुल ईयर है, तो बेस्ट रहेगा इस टाइम तो ये बैच लेना आपके लिए। और भी कई सारे बैचेज़ हैं जिसमें चाहो आप एनरोल कर सकते हो। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और हाँ, ये आपका एसएससी कॉम्बैट कंडक्ट कराया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा। हर संडे को कंडक्ट कराया जाता है 12 बजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें एनरोल आपको करना होगा। एनरोल जब करेंगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको पीएमवाईटी अप्लाई करना है। जैसे आप पीएमवाईटी अप्लाई करोगे इसमें आप एनरोल कर पाओगे और ये आपका हर संडे कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आपकी ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग आपको पता चलती है किस टाइप की आपकी प्रिपरेशन हुई है। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, जिस भी कैटेगरी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, पहले तो उस कैटेगरी को चूज़ करना है, फिर अपना प्लान चूज़ करना है। सजेशन देखो यही रहेगा कि आप 24 मंथ्स का प्लान चूज़ करो, क्योंकि बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पर ही मिलता है और एक बार में ले लो पूरा प्लान और एक बार में अच्छे से तैयारी करो, बार-बार लेने का बात ही नहीं है। एक बार अपने 24 मंथ्स का ले लो और निश्चिंत होके अच्छे से तैयारी कर लो अपनी। ये ध्यान रखना जब आपसे कोड पूछा जाएगा वहाँ पर पीएमवाईटी अप्लाई कर देना। जो प्राइस वहाँ दिया हुआ है वो पे नहीं करना है, आप पीएमवाईटी अप्लाई करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीएमवाईटी नोट कर लो, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो पीएमवाईटी ज़रूर अप्लाई करना है, इसको भूलना मत और ये आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है। कोई सी भी कैटेगरी हो गई यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, सीडीएस, रेलवेज़, बैंक, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, हर एक पर आपका अप्लाई होता है पीएमवाईटी।